हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल विद रीता चौहान। आज हम करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 5 उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक लाइन दी है, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने के अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वो कैसे बनती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें सोचने के लिए दी गई है कि कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ यहाँ पे पेपर की बात नहीं है, हम अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक की नहीं, हम बाकी चीज़ों को भी अगर हम सोचें कि ये कैसे कैसे प्रोसेस से होके हमारे पास आई है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है पेपर के बारे में। तो इसका भी जो निर्माण होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो काफ़ी कई स्टेप्स से गुजर के तब हमारे पास ही आती है। सबसे पहले जो है पेड़ों से शुरुआत होती है, पेड़ों को काटा जाता है और उसको मिल में ले जाके लुगदी तैयार की जाती है। उसके बाद उसको केमिकल्स में जो है डुबोया जाता है और फिर उसको पेपर का रूप दिया जाता है और फिर केमिकल्स के कलर से उस पर लाइन प्रिंट की जाती है। तो ये सब हमारे क्या है, प्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें मेनली दो हमारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है कि आपका रॉ मटेरियल, जो भी आपका प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्ट हाथ में है, उसका कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल रहा होगा। फिर उस रॉ मटेरियल को जो है फैक्ट्रीज में किसी मशीन से या फिर किसी टेक्निक्स के हेल्प से उसको एक यूजफुल थिंग में चेंज किया जाता है, जो आपके पास लास्टली एज ए प्रोडक्ट आपके पास आता है। तो हमारे जैसे कि चैप्टर का नाम ही है उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होती क्या है? किसी भी रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ मशीनरी और एनी टेक्निक्स, दैट इज इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। हर उद्योग के जो भी इंडस्ट्री है डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास, सबकी प्रोसेसिंग अलग है। किसी का बहुत इजी भी हो सकता है, किसी का जो है स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसका जो है आर्थिक गतिविधि है, फाइनेंशियली है कि हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसको मार्केट में लाते हैं, तो हमारा उसके पीछे फाइनेंशियली भी रीज़न होता है उसको लाने का, उसको बाजार में जो है मार्केट में उसको बेचने का। जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कितने पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो मेन कंपोनेंट्स का है क्या है। इंडस्ट्रीज को मेनली हमें तीन चीज़ों की जरूरत होती है। एक कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, आकार, उसका साइज क्या होगा, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो इंडस्ट्री का साइज होगा। थर्ड इज स्वामित्व यानी कि ओनरशिप। ओनरशिप किस तरह की है, जैसे कि सबको पता है, दो का तो सबको ही पता है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, बट इसके अलावा भी और हमारे ओनरशिप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो एक होता है कृषि आधारित उद्योग, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल हमें खेतों से मिलता है, यानी कि कृषि के जरिए जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारा कृषि आधारित उद्योग में यूज़ होता है। जैसे वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग। इसमें हम जंतु आधारित उत्पादों का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि जो एनिमल से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि दूध हो गया या लेदर हो गया, तो ये हमें जो है एनिमल से मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन कृषि आधारित उद्योग जो है। सेकंड है आपका खनिज आधारित उद्योग, यानी कि जो चीज़ें हमें जो है खनिजों से मिलती हैं। तो हमारा जो बेस होगा इस इंडस्ट्री का, उसका बेस होगा हमारा अयस्क, उससे हम जो है प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड है समुद्र आधारित उद्योग, यानी कि कुछ चीज़ें हमें समुद्रों से मिलती है, जैसे फिश ऑयल हो गया या आपका पर्ल है, मोती जो होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रॉ मटेरियल जो है समुद्रों से मिलता है। तो इन उद्योगों का जो आधार होगा वो होगा समुद्र आधारित उद्योग। फिर है आपका वन आधारित उद्योग, यानी कि कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो फर्नीचर होगा, फर्नीचर जो होता है वो लकड़ी कहाँ से आती है, वो वनों से आती है। या कुछ औषध रसायन जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो भी आपको वनों से मिलती हैं। तो इसका रॉ मटेरियल किस बेस पे हो गया, वन आधारित उद्योग पर। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आकार, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है उसका साइज क्या है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लघु आकार के उद्योग, लघु मीन्स होता है छोटा, और बृहत आकार के उद्योग मीन्स बड़े लेवल के। अगर हम बात करें छोटे लेवल यानी कि लघु आकार के उद्योग, तो उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं।
यानी कि इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक या कुछ लोग अपने घर में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और हम बात करें वृहत आकार के उद्योग, तो इनका एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन। बड़े पैमाने के उद्योग इसका एग्जाम्पल है, यानी कि जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती है, बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, वो है आपके वृहत आकार के उद्योग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका इसका पार्ट है स्वामित्व, यानी कि ओनरशिप। ओनरशिप होती है यहाँ पे निजी क्षेत्र, यानी कि अगर ओनर कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह हो। सेकंड है आपका राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि पब्लिक, टोटली इसकी ओनरशिप होगी गवर्नमेंट के हाथ में। संयुक्त क्षेत्र हो गया आपका जॉइंट में, मीन्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों। नेक्स्ट है आपका सहकारी क्षेत्र में। सहकारी होता है आपका कोऑपरेटिव। इसका है कि स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। यानी कि जो आपको सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल, वो भी इसका ओनर है, और जो इसमें काम कर रहे हैं वो भी इसके ओनर, यानी कि सबका जो है कॉम्बिनेशन, अगर हम कहें सभी लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। ये आपके कोऑपरेटिव के एग्जाम्पल है। इसमें जहाँ से दूध सप्लाई हो रहा है वो भी इसके ओनर है, और जो इसके अंदर काम कर रहे हैं वो भी इसके ओनर है। नेक्स्ट है आपका उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी इंडस्ट्री किस बेस पे अच्छा प्रोडक्शन डेवलप कर पाती है और किस बेस पे वो अच्छा नहीं कर पाती, ये सब चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड होती है। यहाँ पे आप एक ये डायग्राम देखेंगे कि इसमें एक फैक्ट्री है और बीच में यहाँ पे कच्चा माल लिखा हुआ है, इधर विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार, जल। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल तो किसी भी इंडस्ट्री का बेस है, विदाउट इसके तो कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री ऐसी जगह हो जहाँ पे हम ना तो रॉ मटेरियल पहुँचा सकते हैं, और ना वहाँ से अगर किसी तरह रॉ मटेरियल पहुँच भी जाता है, आप उसका प्रोडक्शन करके मार्केट तक लाने में आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये तो बेस है कि आप कैसे लोगों से कांटेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में या और कोई प्रॉब्लम है। आपको श्रम चाहिए, इनके मैन पावर चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, मार्केट चाहिए जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का जो है सेल कर सके, और जल, ये तो बेस ही है किसी भी, सिर्फ हम फैक्ट्री की बात करें या फिर हम ह्यूमन नीड्स में भी ये बेस है जल, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री में भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है, जो लोग काम करें उनके लिए भी और अपने प्रोडक्शन के लिए भी। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में ये सारी चीज अच्छे से आपको मिल पा रही है तो ही आप प्रोडक्ट अच्छा डेवलप कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको अच्छे से नहीं अवेलेबल है तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक तंत्र, यानी कि इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इस प्रोसेस को। फर्स्ट है निवेश, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है। हम इसको कह सकते हैं कि इनपुट। प्रक्रम, यानी कि प्रक्रम होता है प्रोसेसिंग, और निर्गत होता है हमारा आउटपुट, यानी कि हमने क्या इनपुट किया, क्या उसका प्रोसेस हुआ और हमें फाइनली आउटपुट क्या मिला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इनपुट में फॉर एग्जांपल हम कच्चे माल को, श्रम को और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य जो चीजें उनको इंक्लूड करते हैं। प्रक्रम जो है हमारा प्रोसेसिंग है, उसमें कच्चे माल को जो है परिष्कृत किया जाता है मशीनों के थ्रू, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। निर्गत यानी कि आउटपुट, ये हमें क्या मिला, हमारा जो प्रोडक्ट बन के सामने आया और उसे बेचने से जो हमें अर्न हुआ, दैट इज आउटपुट यानी कि निर्गत। यहाँ पे हम एक शर्ट का एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक शर्ट जो मार्केट में आप देखते हैं, उसके हम इनपुट,
प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीनों के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग के उसमें हम इनपुट होगा हमारा कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन और उसका जो है लागत, ये हमारा इनपुट है। और इसका प्रोसेसिंग क्या हुआ, ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई। और हमारा आउटपुट क्या आया, वो शर्ट जो हम मार्केट में देख रहे हैं। उसके बाद है आपका औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि अगर एक ही रो में या आसपास आपको बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल सब मिलते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि ये ना इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यानी कि एक ही जगह पर अगर काफी सारे सिमिलर जो इंडस्ट्रीज हैं तो हम उनको एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि उनको क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रदेश। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं मुंबई में पुणे, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद में वडोदरा, छोटा नागपुर और विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सब हमारे क्या है, इंडस्ट्रियल, इनको बोलेंगे औद्योगिक प्रदेश, जहाँ पे ये सब एक साथ हैं और एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से कनेक्ट भी हैं। अब हम बात करेंगे औद्योगिक विपदा के बारे में। आपको याद होगा भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को गैस लीक होने की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे बहुत लोगों की जान भी गई और वैसे भी उन पे बहुत इफेक्ट हुआ। कोई अंधा हो गया, किसी का इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, वो आज भी उस चीज को जो है भुगत रहे हैं सब लोग। तो इसके लिए जोखिम को कम करने के कुछ उपाय यहाँ पे बताए गए हैं कि अगर इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए और उसको किस तरह के जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1 है, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग या बहुत दूर रखना चाहिए। यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो कभी भी फैक्ट्री के या इंडस्ट्रीज के आसपास नहीं होने चाहिए, उनमें थोड़ा गैप होना चाहिए। सेकंड है कि वहाँ जो भी लोग अगर पास में रहते हैं तो उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो एसिड्स हैं या इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो आपको किस तरह से जो है हानि पहुंचा सकती है, उनके जो प्रभाव है उनके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है आपका आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था भी अच्छे से होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सब फैक्ट्रीज जो है वो स्टोर पे स्टोर किए जाएं, उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा जो है स्टोर नहीं कर सकते, जितना आप संभाल सकते हैं वो एक स्टैंडर्ड जो है फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को भी उन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जब काम करती है उसके अंदर प्रोडक्शन होता है तो वहाँ से काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए भी ऐसा करना चाहिए कि एयर पोल्यूशन कम से कम हो। नेक्स्ट है आपका प्रमुख उद्योगों का वितरण। अगर हम उद्योगों को यानी कि इंडस्ट्रीज को डिवाइड करें तो मेनली हमारे पास 3 हैं। नंबर 1 है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये 3 हमारे जो है मेन इंडस्ट्रीज हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो एक नया उभरता हुआ उद्योग है और जो अब बहुत ही जो है अच्छे से डेवलप हो रहा है और एक नीड बन गया है किसी भी इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यानी कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हमें अवेलेबल नहीं होती है, उसके लिए इन्वेस्ट किया जाता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, उसके बाद हमें जो है आउटपुट मिलता है। तो अगर हम बात करें कि इस्पात यानी कि स्टील, जिसको हम घरों में शायद सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, इन सबको झोंका भट्टी में डालकर अच्छे से गलाया जाता है। उसके बाद आपको 1 टन इस्पात यानी कि स्टील मिलता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, यानी कि बेस ऑफ इंडस्ट्रीज। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं
वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बने हैं। अब हम इस्पात की बात करें तो इसका जो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है जो फेमस है, जिनको ज़्यादातर जाना जाता है। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। टिस्को के बारे में ज़्यादातर आप लोग सभी जानते ही हैं। ये एक काफ़ी फेमस है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो नंबर 1 ये है, ये इंडिया में है। और दूसरा हम बात करें अगर इस इंडस्ट्री में ज़्यादा फेमस जो है वो है पीटर्सबर्ग में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है। लोह एस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। यानी कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छी है, आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है, सब चीज़ें नज़दीक से मिल रही है, इसलिए ये जो है अच्छे से ग्रो कर पा रहा है ये इंडस्ट्री आपकी लोहा इस्पात पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट हम बात करें इंडस्ट्री की, सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। अगर हम फैब्रिक की बात करें तो 2 टाइप के फैब्रिक होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके होता है ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। और आर्टिफिशियल में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयन। तो इसके सबका क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, जो कपड़ा बनता है जिसको आप लोग पहनते हैं। एक हमारा सूती वस्त्र उद्योग है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। नेक्स्ट है आपका सूती वस्त्र के बारे में अगर करें तो ओसाका में। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मोनेचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडा नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। आप इसमें अगर देखा जाए जो ओसाका की बात करें, जो वस्त्र निर्माण का एक सेंटर है, ये भी यहाँ पे भी सब चीज़ें क्या है इसको पास में मिल रही हैं, सब चीज़ अवेलेबल है इजीली। पानी से लेके आपको रॉ मटेरियल और जो इसका कताई व बुनाई होती है उसके लिए वहाँ की जलवायु इसके फेवर में है। तो इसलिए क्या है ऐसी जगह पे यानी कि जो मेन नीड्स है किसी भी इंडस्ट्री की, अगर वो हमें इजीली अवेलेबल है, अच्छे से उनका हम यूज कर पा रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो टोटली डिपेंड इन्हीं चीज़ों पे। अगर ये सब चीज़ें अच्छे से अवेलेबल है दैट मीन्स कि आपका जो भी इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगा ही और प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर होंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।